नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की। और सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट में आज हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है, जिस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरी क्लास में यदि हम बात करें तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इसमें दो चीजों पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, कौन सी दो चीजों पे? कि एक तो पिछली क्लास में मैंने कहा था आपको कि फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रेंट में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा? फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट में आपको बताने वाला हूं कि अलग अलग जो फॉर्म्स होती है, ठीक है, वो किस प्रकार से, मतलब प्लांट जो होता है वो न्यूट्रिएंट को कौन सी फॉर्म में लेता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन मान लो एनवायरमेंट में N2 के रूप में है तो पौधा सीधा ही N2 के रूप में ही ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा आयनिक फॉर्म में चेंज होगा। पहले आयन बनेगा, आयन बनने के बाद में फिर पौधे के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। और आयन भी ऐसा नहीं है कि हर किसी आयन को ही पौधा ले लेता है। एक फिक्स आयन, जैसे कि नाइट्रोजन के लिए हम ये कहते हैं कि NO3 माइनस नाइट्रेट के रूप में होता है तभी पौधे में प्राप्त होता है, या फिर NH4 प्लस के रूप में होता है तभी पौधे को प्राप्त होता है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर ऐसा होता क्यों है कि सिर्फ आयनिक फॉर्म में ही पौधे ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरी फॉर्म में क्यों नहीं ले पाते हैं? तो इसका भी एक कारण है। ठीक है, हम जानते हैं कि प्लांट में क्या होता है, जल प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, और जल आगे जाकर क्या होता है, टूटता है H प्लस के रूप में और OH माइनस के रूप में। अब पौधे के पास पहले से कौन से आयन उपलब्ध है? प्लस वाले आयन भी उपलब्ध है और माइनस वाले आयन भी उपलब्ध है, दोनों चीजें पहले से अवेलेबल है। अब पौधा क्या करेगा? पौधा यदि इन आयंस के बदले कोई दूसरे आयंस लेना चाहेगा तो वो आयनिक फॉर्म में ही लेन देन करेगा। इसी को तो हम आयन विनिमय कहते हैं, जो हम कहते हैं ना एक्सचेंज, CEC जिसको बोलते हैं, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, तो वो चीज यहां से ही कनेक्ट होती है कि यदि कोशिका में से H प्लस जाएगा तो कोई दूसरा प्लस लिया जाएगा, इसका मतलब वो पोटेशियम हो सकता है, ठीक है, वो मैग्नीशियम प्लस हो सकता है। तो ये जो आयंस है ये आएंगे और आयंस ही क्या होंगे, बाहर जाएंगे। इस प्रकार से एक्सचेंज होता है, इसलिए आयनिक फॉर्म में ही पौधे लेते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे एक एक करके सभी का देख लेते हैं हम कि कौन से जो न्यूट्रिएंट है वो किस किस फॉर्म में लिए जाते हैं और किस किस में दिए जाते हैं। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए हम ये कहते हैं कि NO3, अधिकतर पौधे NO3 नाइट्रेट के रूप में ही लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे हैं जो कि अमोनिया के रूप में लेते हैं, और इसमें आपके एक तो राइस आ जाता है, ठीक है, और एक पोटेशियम आता है। ये लिख लेना, शायद आपके वहां पर पोटैटो, ठीक है, ये वहां पर नहीं देखने को मिलेगा जब हम उस PDF की बात करेंगे उसमें। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस के लिए हम ये कहते हैं H2PO4 माइनस। ठीक है, HPO4 माइनस, ये क्या होते हैं, आपके फॉस्फोरस वाले होते हैं। इसके बाद में पोटास की बात करते हैं, पोटास प्लस के रूप में। इसके बाद में NPK की बात हो गई। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 2 प्लस के रूप में। ठीक है, इसके बाद में मैग्नीशियम की बात करें तो आपका मैग्नीशियम भी 2 प्लस के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद में सल्फर की बात करें तो सल्फर SO4 माइनस के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ये सारी क्या होती है, फॉर्म्स होती है आपके आयंस की। इसके अलावा कुछ आयंस और हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये तो मैक्रो हो गए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम ये कहते हैं, एक होता है आयरन, एक होता है जिंक, एक होता है कॉपर, एक होता है कोबाल्ट, एक होता है मोलिब्डेनम। ठीक है, कोबाल्ट को नहीं लिखते हैं, मोलिब्डेनम। इसके अलावा क्लोरीन माइनस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसमें हम ये कहते हैं कि जो आपका आयरन होता है, ठीक है, वो 2 प्लस के रूप में, जिंक होता है ये भी 2 प्लस के रूप में, कॉपर होता है ये भी 2 प्लस के रूप में, MO, इसका ये देखो ऐसे होता है, ठीक है, MO 4 ऑक्सीजन माइनस का 1, क्लोरीन सीधा सीधा माइनस के रूप में। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया है, इसको हटा सकते हो, क्लोरीन हो गया और ये आपका माइनस। इस प्रकार से जो है आपके सभी न्यूट्रिएंट पौधे के द्वारा
एब्जॉर्ब किए जाते हैं और इसी अवस्था में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। बाकी नॉर्मल चीजें हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन तो वैसे जो है N2 गैस के रूप में एनवायरमेंट में खूब है। ठीक है, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ले नहीं सकते क्योंकि छोड़ने के लिए फिर दूसरी गैस नहीं है हमारे पास। ठीक है, या मान लो हो भी तो भी आयंस के रूप में ही नीचे से जो है एब्जॉर्ब, क्योंकि फिर N2 गैस आपके नीचे जड़ों में कैसे जाएगी, यदि जड़ों के द्वारा लिया जाएगा तो N2 गैस जड़ों में कैसे जाएगी, तो वो चीज हो जाती है। इसलिए सिर्फ आयनिक फॉर्म में ही पौधे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को लेते हैं, और ये सारी आयनिक फॉर्म ही होती है। एक हम बोरोन के लिए ये कहते हैं कि बोरोन H3BO3 के रूप में, बोरिक एसिड के रूप में ले लेता है, तो ये आयन नहीं होता है। बाकी सब में आपको जो है आयन ही देखने को मिलते हैं। ये भी आयनिक फॉर्म में बदल जाता है तो इस प्रकार से दिखता है, और इस फॉर्म में भी लिया जाता है, बोरिक एसिड के रूप में भी लिया जाता है। ठीक है, दोनों चीजें होती है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर उदासीन फॉर्म में भी जो बोरोन होता है वो प्राप्त हो जाता है। नाइट्रोजन के लिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि नाइट्रोजन जो है एनायनिक फॉर्म में भी और कैटायनिक फॉर्म में भी, दोनों में ही मिलता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन का फंडा ये भी है। ठीक है, ये चीज भी जो है पूछी जाती है। इसके बाद में आ जाता है पीएच की बात कर लेते हैं एक बार। पीएच के आधार पर भी न्यूट्रिएंट थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं। ठीक है, पीएच भी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को प्रभावित करता है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि यदि एसिडिक है, आपकी मिट्टी क्या है, एसिडिक है, तो उसके लिए हम ये कहते हैं, एसिडिक है तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि एसिडिक होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहां पर आयरन की, कॉपर की, एमएन की, ठीक है, इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट है, अधिकतर माइक्रो न्यूट्रिएंट ही होते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट ही होते हैं, इनकी तो अवेलेबिलिटी सही होती है, ये तो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन माइक्रो में एक तो मोलिब्डेनम, इसके अतिरिक्त फास्फोरस, इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम और इसके अतिरिक्त कैल्शियम, इनकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। बाकी रीजनली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं, जितने चाहिए उतना अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन अधिकता आसानी से अवेलेबल ये होते हैं और कमी इनकी पाई जाती है। ये ध्यान रखना, माइक्रो न्यूट्रिएंट है मोलिब्डेनम, फिर भी अम्लीय माध्यम में क्या है, अवेलेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें माइक्रो होती हुई भी कहां पर अवेलेबल हो रही है, अम्लीय माध्यम में अवेलेबल हो रही है। फास्फोरस, फास्फोरस का तो फंडा ये है कि ये अधिकतर न्यूट्रिएंट जो आपका होता है, ये हम कहते हैं ना जिसको उदासीन, उदासीन का मतलब हो गया जो आपका न्यूट्रल पीएच मान है, जिसको लगभग 6.5 से 7.5 के बीच में हम मान सकते हैं रेंज के तौर पे, यहाँ पर ज्यादा अवेलेबल होता है। मैग्नीशियम आपका और कैल्शियम आपका, ये दोनों क्या होते हैं, आपके सेलिनिटी बढ़ाने वाले हैं, सेलाइन रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहां पर ही अवेलेबल होते हैं। लवण होने की वजह से, साल्ट होने की वजह से पानी में घुलकर क्या हो जाते हैं, अम्लीय माध्यम में ये नीचे चले जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इनकी वहां पर कमी हो जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बात करें तो आगे आपके एसिडिक के अलावा हम कह रहे हैं एक होता है एल्केलाइन। ठीक है, एल्केलाइन नेचर में क्या होता है, तो एल्केलाइन में स्वाभाविक सी बात है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी तो अधिकता होनी ही है, ये तो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, पोटेशियम भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कमी किनकी रहेगी, तो इनकी क्या होती है, यहाँ पर अधिकतर कमी पाई जाती है। ठीक है, जो आपके ये वाले पोषक तत्व हैं, इनकी क्या होती है, कमी पाई जाती है, बोरोन की भी यहाँ पर कमी होती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बेसिक चीजें हैं। और जो आपका न्यूट्रल रेंज है 6.5 से 7.5 के बाद बीच में बात कर रहे हैं, वहां पर आसानी से सभी पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, तभी हम उसको आइडल मानते हैं। किसके लिए, खेती के लिए, कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट पीएच मान है, किसके लिए, आपके क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आता है आज का इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इससे पहले ये सारी चीजें जो है पिछली क्लास में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन पिछली क्लास हमारी थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए हमने क्या किया, हमने वहां से चीजों को रिमूव कर दिया था। अब देखो इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, तो हम अब बात करेंगे एक एक करके आपके सभी न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, सबसे पहले बात करें
न्यूट्रिएंट में आपके एनपीके, जो आपका सिलेबस है उसमें कह रखा है कि प्रत्येक न्यूट्रिएंट के फंक्शन, ठीक है, इसके अलावा बात करनी है उसकी डिफिशियंसी, और उसके अलावा आपको बात करनी है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी की यदि मैं बात करूं तो ये यहाँ पर हम नाइट्रोजन में मुख्य रूप से पढ़ेंगे, फास्फोरस पोटास में टॉक्सिसिटी कम होती है, ठीक है। ज्यादातर जो टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है वो नाइट्रोजन की ही देखने को मिलती है, ठीक है। यदि हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन तीनों के हम फंक्शन पढ़ेंगे, डिफिशियंसी भी तीनों की बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, और फंक्शंस में और डिफिशियंसी में दोस्तों ज्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। समझने में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं उनका जस्ट उल्टा आपके क्या होता है, डिफिशियंसी होती है, ठीक है, जस्ट अपोजिट, तो वो चीज होती है, इसको भी हम देखेंगे। अब एक एक करके हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो नाइट्रोजन को हम स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट मान के चलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट में आपको याद हो तो मैंने कहा था एक तो CHO, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों तो होते ही हैं, साथ में नाइट्रोजन और सल्फर भी इसमें आता है, नाइट्रोजन और सल्फर भी इसमें आता है, ये भी क्या होते हैं, आपके स्ट्रक्चरल ही होते हैं। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन का जो है भाग आ गया, इसका मतलब ये क्या करता है, यदि मैं इसके फंक्शंस आपको बताऊं तो पहला तो आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे, तो जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें नाइट्रोजनी सार पाया, जो नाइट्रोजनी ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं एमीन, ठीक है। आपने देखा होगा, ऐसे मान लो कार्बनिक श्रृंखला है, कार्बन वाली एक सीरीज है, और इसमें लास्ट में चल के इस प्रकार से NH2 होता है, इसको हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। अब ये जो एमीन होता है ना वो दोस्तों, ये आपके हमेशा किस में पाया जाता है, ये आपके हमेशा नाइट्रोजनी, ये जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं इनमें पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब नाइट्रोजन का होना जरूरी किसके लिए है, एमिनो एसिड्स के लिए, और एमिनो एसिड से ही आगे चल के क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। एमिनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो वो चीज प्रोटीन सिंथेसिस भी कहलाती है। दूसरी बात आपके है कि DNA, RNA, DNA और RNA, इनके निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी होता है। आप कहोगे सर ये तो किधर दिख ही नहीं रहे हैं, तो दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, हम कहेंगे इनमें पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस, ठीक है। नाइट्रोजनी बेस क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम DNA के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपकी पेंटोस शर्करा होती है, ठीक है। पेंटोस शर्करा से फॉस्फेट समूह जुड़ा रहता है, और फॉस्फेट समूह के आगे ही ये जो श्रृंखला होती है, इसी से नाइट्रोजनी सार, एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, इनका नाम सुना होगा आपने। ये जो आपके प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, ये आपके मुख्य रूप से नाइट्रोजनी बेस से ही मिलकर बने होते हैं, वो ये नाइट्रोजनी बेस ही होते हैं, और इनमें नाइट्रोजन का पाया जाना अनिवार्य होता है, नाइट्रोजन इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब DNA बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के एंजाइम्स और कई प्रकार के हार्मोन्स के लिए भी, इनके फॉर्मेशन के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी होता है, इनका निर्माण भी नाइट्रोजन से ही होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के क्या काम है, तो नाइट्रोजन आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि प्रोटीन का निर्माण होगा तो पौधा अपनी वृद्धि दिखाएगा, ठीक है, और वृद्धि दिखाएगा तो स्वाभाविक सी बात है हार्मोन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, तो साथ में क्या होगा, डेवलपमेंट के काम भी होंगे, जैसे फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज आएगी, ये सारे काम किसके कारण होंगे, नाइट्रोजन के कारण ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि बायोमास, आपका जो बायोमास होता है वो भी किसके द्वारा बढ़ता है, नाइट्रोजन होगा तो बायोमास का
उत्पादन भी ज्यादा होगा। यानी कि वेट की हम बात कर रहे हैं, यदि पौधे की साइज बढ़ानी है तो नाइट्रोजन ज्यादा देना पड़ेगा। यदि पौधे में हमें क्या करना है, फलों के विकास करना है, फलों को बढ़ाना है, तो वहां पर भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। प्रत्येक चीज के लिए, प्रत्येक बायोमास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन अधिक देना पड़ेगा। ये नाइट्रोजन के काम होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन का एक काम और होता है, और वो होता है क्लोरोफिल। आप कहोगे सर क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम होता है ना, ठीक है, सही बात है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, लेकिन मैग्नीशियम से जुड़ी हुई 4 पोरफायरिन रिंग्स होती है, ठीक है। क्या होती है, पोरफायरिन रिंग्स होती है, उन रिंग्स में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। यानी कि मिडल में तो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, सही बात है, लेकिन इस मैग्नीशियम से 4 रिंग्स जुड़ी रहती है जिनको हम पोरफायरिन रिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये चारों रिंग्स क्या करती है, ये नाइट्रोजन से मिलकर बनी हुई रहती है। तो इसका मतलब क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन का रोल है, तो यहां पर भी आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर भी क्या देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन। तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन जरूरी होता है। और जब हम इसकी डिफिशियंसी पढ़ेंगे तब हम कहेंगे कि येलोविंग जो होती है प्लांट में, वो इसलिए ही होती है क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन की कमी हो जाने की वजह से क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं इनके डिफिशियंसी की, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी होती है तब क्या होता है, डिफिशियंसी में एक तो सीधी सी बात है कि येलोविंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और येलोविंग भी कहां होगी, ऑल्डर लीव्स पे। बात समझ में आई दोस्तों। मैंने आपको जो मोबिलिटी वाला कंसेप्ट समझाया था पिछली क्लास में, तब मैंने कहा था कि हमेशा आपके जो ये नाइट्रोजन होता है, ठीक है, या कोई भी सक्रिय तत्व है, ये यहाँ आकर पहले तो यहाँ जमा हो जाएंगे, नीचे वाले जो एरिया है ओल्ड लीव्स है उनमें जमा हो जाएंगे, लेकिन मोबाइल होने की वजह से, ठीक है, मोबिलिटी का कंसेप्ट की वजह से, मोबाइल होने की वजह से आवश्यकता पड़ने पर ये ऊपर चले जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और एक टाइम पे कमी होगी तो यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। ओल्डर लीव्स में इनकी कमी होती है और इसमें मुख्य रूप से एनपीके शामिल होते हैं। क्या आता है दोस्तों, इनमें एनपीके आता है। तीनों चीजें आपके ओल्डर लीव्स पे इनकी कमी होती है। जो डिफिशियंसी होती है, उन डिफिशियंसी में इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या होता है, वेनल क्लोरोसिस क्या है, ठीक है, नॉर्मली क्लोरोसिस क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको एक साथ क्लियर करवा दूंगा। इसलिए अभी तो ये ध्यान रखो कि ओल्डर लीव्स की वजह से क्या होती है, येलोविंग होती है, ठीक है। क्लोरोसिस को या जो इंटरवेनल क्लोरोसिस है उसको मैं एक साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझना सर बताया नहीं, बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। यहां पर हम बात करते हैं क्लोरोसिस की, ठीक है। तो क्लोरोसिस और येलोविंग एक ही बात है, उसमें अंतर नहीं है। इसके बाद में स्टंट ग्रोथ, स्टंट ग्रोथ का स्वाभाविक सा मतलब यह है कि यहां पर ग्रोथ हो रही थी तो यहां पर ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। इसके अलावा हम क्या कह रहे हैं, क्लोरोफिल का निर्माण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बायोमास कम बनेगा, डीएनए आरएनए नहीं बनेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ये सारी चीजें आपके जो है डिफिशियंसी में आप लिख सकते हो, ठीक है। सारी चीजें, ये लविंग आ जाना, प्लांट का रुक जाना, ग्रोथ कम हो जाना, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो, रूट का निर्माण बंद होना, शूट का निर्माण बंद होना, ये बेसिक बातें हैं। लेकिन मोटा मोटा जो डिफिशियंसी है और मोटी मोटी जो फंक्शंस के काम है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ये मेजर काम है, ठीक है। और ये जो है आपके मेजर डिफिशियंसी दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं टॉक्सिसिटी की। एक चीज और रहती है जो आपके किस में देखने को मिलती है, इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी के लिए हम ये कहते हैं टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, यहां पर ध्यान देना है। पहली बात, यदि नाइट्रोजन अधिक होता है प्लांट में, यदि आप अधिक नाइट्रोजन देते हो
ठीक है, क्योंकि हमारे जो है आसपास के एरिया में नाइट्रोजन यानी कि खाद का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि यूरिया लेके आ जाओ। ठीक है, कोई कह रहा है कि आपके खेत में खाद डालने हैं, ठीक है, खेत में क्या डालना है, खाद डालना है, तो खाद का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि बाजार जाओ यूरिया लेके आ जाओ, या डीएपी ला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादातर इनका इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन का, डीएपी का, इनका। ठीक है, तो अधिकता भी इनकी ही होती है। अब अधिकता की वजह से देखने को क्या मिलेगा, तो एक तो क्या हो जाएगा, जो आपकी मेच्योरिटी का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है, मेच्योरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लो फसल 3 महीने में या 3.5 महीने में पककर तैयार होने वाली थी, ठीक है, उसको 4 महीने 4.5 महीने लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि 15 से लेकर 20 दिन या 25 दिन ज्यादा हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस टाइम पे ग्रोथ रुक जानी चाहिए थी उस टाइम पे भी ग्रोथ होती रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन मिलता रहता है पौधे को, तो नाइट्रोजन की वजह से पौधा ग्रोथ करता रहता है। तो ये चीज देखने को मिलती है। आप कभी नोटिस करो गांव में कहीं पे जो आपके गंवार की जो फसल होती है, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप है, ठीक है, उसमें लेग्यूम क्रॉप में नॉर्मली घर वाले ये कहते हैं कि ज्यादा खाद नहीं डालना है। ठीक है, क्यों नहीं डालना है, कि अधिक खाद डालेंगे तो ये ज्यादा ग्रोथ करेगा और इसके फलियां नहीं आएगी। आई बात समझ में, क्योंकि यदि पौधे को नाइट्रोजन मिल रहा है इसका मतलब है कि अभी मुझे क्या करनी है, ग्रोथ करनी है, अभी मुझे अपनी हाइट बढ़ानी है। और जब उसमें फलियां आने का टाइम होगा उस टाइम पे क्या होगी, या तो बारिश नहीं होगी या टाइम कम बचेगा, क्योंकि भाई बारिश का टाइम तो 3 महीने ही रहने वाला है। अब 3 महीने में 2 महीने यदि पौधा ग्रोथ करता रहेगा, ठीक है, तो फिर फलियां भी आएगी, वो पकेगी भी, बाद में मेच्योर भी होगी, तो वो काम कम होगा। ठीक है, तो पौधे में जो है उत्पादन भी घट जाता है और अधिक मेच्योरिटी, अधिक टाइम लगता है मेच्योरिटी में। लोजिंग की समस्या देखने को मिलती है। लोजिंग का मतलब क्या होता है, तो लोजिंग के लिए हम ये कहते हैं, ठीक है, लोजिंग के लिए हम ये कहते हैं कि पौधे में जो आपका पौधा है वो अधिक लचीला होता है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत हवा चल गई तो गिर जाता है, बायोमास वेट को संभाल नहीं पाता है तो गिर जाता है, तो गिरने की वजह से प्रोडक्शन कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा डिजीज एंड इंसेक्ट अटैक बढ़ जाता है। ये क्या करते हैं, ज्यादा अटैक करते हैं। ठीक है, क्योंकि पौधा कोमल है तो पौधे को चूसने वाले जो कीड़े हैं या जो खाने वाले जो कीड़े हैं वो ज्यादा लगेंगे उस पे। ठीक है, क्योंकि उनको मजा आ रहा है, उनको खाने में क्या आ रहा है, मजा आ रहा है, और मजे वाली चीज को कौन छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता है। इसलिए वहां पर कीट और रोग भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा अटैक करने वाले हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा और क्या कहते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि डिजीज का ये तो हो ही गया, लोजिंग होगी, मेच्योरिटी होगी, डिले ऑफ एजिंग, एजिंग में थोड़ी सी डिले देखने को मिलेगी, वो मेच्योरिटी से ही समझ जाना आप है। ठीक है, जो पौधा 3 महीने में पककर तैयार हो जाना चाहिए था वो पौधा अब 4 महीने ले रहा है, इसका मतलब एजिंग की जो है वो चीज देखने को मिलती है, एजिंग बढ़ जाती है। ठीक है, यह चीज बढ़ जाती है, तो ये चीज तो आप यहीं से समझ लेना। बाकी हाँ, एक चीज और लिखना इसमें, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इसमें ऐसा कहा जाता है कि यदि हम जो शुगर केन है उसमें यदि हम ज्यादा नाइट्रोजन देते हैं तो शुगर का कंटेंट कम हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि वैसे तो शुगर कंटेंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन शुगर का और नाइट्रोजन का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि शुगर मुख्य रूप से है क्या, कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें तो कार्बन ही कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या होता है, जब प्रोटीन का निर्माण ज्यादा होता है, ठीक है, जब प्रोटीन का निर्माण ज्यादा होता है तो शुगर का निर्माण कम हो जाता है प्लांट में। ठीक है, और शुगर क्या है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट कम बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि शुगर भी कम बनेगी, तो चीनी कम निकलेगी शुगर केन में। ठीक है, इसके अलावा आपने एक सुना होगा होलो स्टेम, होलो स्टेम, ये क्या होता है, अधिक नाइट्रोजन देने की वजह से तना अंदर से खोखला हो जाता है। होलो का मतलब होता है खोखला। ठीक है, तना अंदर से क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है, थोड़ी सी हवा चली और गिर जाता है। तो जो होलिंग देखने को मिलती है, होलोनेस देखने को मिलती है, होलो स्टेम देखने को मिलता है, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से ही देखने को मिलता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में
तो ये चीजें तो नाइट्रोजन से संबंधित हो गई, सारी चीजें आपको डिट्टो याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा पीडीएफ में आपको और भी अतिरिक्त इधर उधर की चीजें मिलेगी, वो भी आप एक बार पढ़ लेना, लेकिन ये वाली क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी भी जाती है। जैसे येलोविंग के बारे में पूछ लिया, ठीक है, एंजाइम्स या जो आपके डीएनए आरएनए है इनके बारे में पूछ लिया, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, लॉजिंग के बारे में, जो आपका ये है, ये तो क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। जैसे भाई आगे जा चल के आप यदि रोग वाला जो आपका हम कहते हैं कि कोर्स पढ़ोगे, तो उसमें हम ये कहते हैं कि अधिक ज्यादा नाइट्रोजन देने की वजह से रोगों के प्रति पौधे की सहन शक्ति कम होती है, और अधिक पोटास देने की वजह से रोगों के प्रति पौधे की सहन शक्ति बढ़ती है। आई बात समझ में? वो रेजिस्टेंस को बढ़ाने का काम करता है, ये रेजिस्टेंस को घटाने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देनी है। इसके बाद में बात करते हैं फास्फोरस की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? फास्फोरस की हम बात करने वाले हैं। फास्फोरस क्या कह रहा है, तो पहले तो इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शंस की। पहला फंक्शन तो याद करो फास्फोरस में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके एनर्जी की है, क्या है, एनर्जी की है या एनर्जी यूनिट है, एक ही बात है, ठीक है। एनर्जी यूनिट है। प्लांट के लिए यदि एनर्जी बनाएगा तो कौन बनाएगा? फास्फोरस की सहायता से ही बनेगा, और एटीपी और एडीपी बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा? एटीपी और एडीपी बनाएगा, ठीक है। इसके लिए तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर पी आ रहा है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पर भी पी आ रहा है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये दोनों चीजों में पी आ रहा है, यानी कि इनके निर्माण के लिए पी की आवश्यकता होती है, चाहे वो NADPH हो, चाहे वो FADPH हो, उनके लिए भी क्या होता है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि सीड फॉर्मेशन, अब आप कहोगे सर सीड फॉर्मेशन में तो नाइट्रोजन भी जरूरी होता है। नाइट्रोजन तो सभी के लिए जरूरी होता है, जहां भी बायोमास आ रहा है, जहां भी प्रोटीन का यूज हो रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है कि यदि बीज बनेगा तो उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होगी, प्रोटीन रहेगी उसमें, ठीक है। जैसे अधिकतर जो बीज है उनमें आप प्रोटीन कंटेंट पढ़ते हो, चावल में 6 से 7%, गेहूं में 11 से 12%, मक्का में वही 11-12%, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं दालों में अधिक प्रोटीन होता है, ठीक है। और हम कहते हैं जो आपके सोयाबीन है 40% प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा मूंगफली में भी अच्छी प्रोटीन होती है। तो ये जो दाने हैं इनमें प्रोटीन तो होती है, तो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब दानों के निर्माण में नाइट्रोजन जो है इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब इनका फॉर्मेशन प्रारंभ होता है उस टाइम पे फास्फोरस का होना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन में, पोलिनेशन में, जो डेवलपमेंट हो रहा है सीड का, उसमें नाइट्रोजन इस फास्फोरस का रोल होता है, इसलिए इसको हम अलग से लिख रहे हैं। बाकी वहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी चीज जो आपके एनर्जी है, ये तो बनी गई, सीड फॉर्मेशन हो ही गया। इसके अलावा हम कहते हैं कि फास्फोरस आपका जो है, एक तो क्योंकि सीड फॉर्मेशन से स्वाभाविक सी बात है इनकी ग्रोथ होने ही वाली है, एक ये ध्यान रखना कि फास्फोरस जो है ना एनर्जी के साथ साथ, ठीक है, एनर्जी के साथ साथ कई प्रकार की एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं में भी भाग लेता है, एंजाइम्स के में भी रोल होता है फास्फोरस का, ठीक है। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी फास्फोरस के बारे में अभी और 2-3 चीजें आपके याद आ जाएगी, पहले थोड़ी डिफिशियंसी की बात कर लेते हैं। देखो डिफिशियंसी के लिए हम ये कहते हैं कि एक तो पर्पल कलर, पर्पल कलरेशन, यानी कि आपके जो ये होता है फास्फोरस होता है, इसकी यदि कमी होती है तो नीचे वाली पत्तियों में, ये तो फिक्स है कि नीचे वाली पत्तियों में होगा, और साथ में क्या होगा, पर्पल कलर का एक पिगमेंट एंथोसाइनिन आकर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पर्पल कलरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये किसमें? ऑल्डर लीव्स में क्या होता है, ओल्डर लीव्स में ऐसा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि आपके जो ये होता है ना जिसको दराती नुमा सिकल बोलते हैं, ठीक है, तो सिकल शेप की क्या हो जाती है, पत्तियां हो जाती है, लीव्स के जो आकार होता है वो सिकल हो जाता है, दराती नुमा हो जाता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि ग्रोथ
क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ भी लिख सकते हैं कि ग्रोथ क्या हो जाती है, ग्रोथ के लिए फास्फोरस जरूरी होता है। ठीक है, ये सारी कुछ बेसिक बातें हैं जो कि फास्फोरस में ध्यान रखना है। इसके अलावा फास्फोरस की अधिकता से क्या होता है, तो अधिकता के लिए हम ये कहते हैं कि फास्फोरस यदि अधिक है, ठीक है, तो ज्यादातर जो है पत्तियां क्या हो जाती है, जलना स्टार्ट हो जाती है ज्यादा फास्फोरस होने की वजह से। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना, पोटास में फास्फोरस में दोनों में ऐसा होता है, ज्यादा फास्फोरस होने की वजह से पत्तियां क्या हो जाती है, स्क्रोच हो जाती है, जलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है, बाकी ज्यादा इसके साइड इफेक्ट नहीं है। नाइट्रोजन जितनी टॉक्सिसिटी इसकी नहीं देखने को मिलती है। इसके बाद में आता है पोटेशियम। ठीक है, क्या आता है, पोटेशियम। पोटेशियम में हम ये कहते हैं कि पोटेशियम एक तो आपके ओस्मो रेगुलेशन में भाग लेता है, ओस्मोसिस रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मोसिस रेगुलेशन क्या है, तो सिंपली हम ये कहते हैं कि ऑस्मोसिस को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, ऑस्मोसिस को रेगुलेट करने के लिए इसका योगदान होता है। ये कैसे योगदान देता है, तो अधिकतर चीजें क्या होती है दोस्तों, आपने देखा होगा कि पोटेशियम प्लस आयन के रूप में होता है, H प्लस आयन के रूप में होता है, ठीक है, OH माइनस के रूप में होता है। तो इनका जहां पर भी इम्बैलेंस होता है, ठीक है, तो उस बैलेंस को बनाने के लिए पोटेशियम का योगदान होता है। पोटेशियम वहां पर जो है या तो सेल में ऐड हो जाता है या सेल से रिमूव हो जाता है और बैलेंस को बना देता है। तो ये चीज पोटेशियम की वजह से देखने को मिलती है। इसके अलावा पोटेशियम के और बहुत सारे काम है, जैसे पोटेशियम आपका क्या करता है, ये एक तो स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसका रोल होता है, कब स्टोमेटा को खोलना है, कब क्लोज करना है। इसी को हम बोलते हैं वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस, आप कहोगे सर वाटर बैलेंस का और ओपनिंग क्लोजिंग का क्या संबंध है, तो सिंपल सी बात है, जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो वाटर रिमूव होगा, ठीक है, वहां से पत्तियों से वाटर रिमूव होगा, ट्रांसपायरेशन होगा और नीचे से जड़ों द्वारा क्या होगा, सक्शन के द्वारा खींचा जाएगा पानी, ठीक है, पानी वहां पर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से रिमूव होगा, वहां पर एब्जॉर्ब होगा। तो इस प्रकार से जो है आपके वाटर का जो रेगुलेशन है उसको बनाए रखने के लिए, वाटर के बैलेंस के लिए क्या जरूरी होता है, पोटेशियम जरूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा पोटेशियम क्या करता है, स्ट्रेस टॉलरेंस को बढ़ाता है। स्ट्रेस टॉलरेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए हम ये कहते हैं कि यदि स्ट्रेस टॉलरेंस बढ़ा रहा है तो एक तो ड्रोट के प्रति, सूखे के प्रति, और साथ में हम ये कहते हैं कि डिजीज के प्रति। ठीक है, दोनों की चीजें, एक तो ड्रोट जो आपका सूखा है उसको भी सहन करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, और दूसरा डिजीज, जो डिजीज है उसको भी सहन करने की क्षमता क्या होगी, प्लांट की बढ़ जाएगी यदि उसमें पोटेशियम रहेगा तो ये नाइट्रोजन के विपरीत काम कर रहा है। नाइट्रोजन आपके क्या कर रहा था, नाइट्रोजन डिजीज को अट्रैक्ट कर रहा था, यदि ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो डिजीज उस पर अटैक करती है या इंसेक्ट उस पर अटैक करते हैं, लेकिन पोटास क्या करता है, डिजीज को भगाने का काम करता है, उनको जो है अटैक नहीं करने देता है। तो ये स्ट्रेस में भी काम में आते हैं, टॉलरेंस में, रेजिस्टेंस में भी काम में आते हैं, रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये काम किसके हैं आपके, ये पोटेशियम के काम है, ठीक है, किसके हैं दोस्तों, पोटेशियम के काम होते हैं। सर डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, तो डिफिशियंसी में इसके एक चीज और लिख लेना, मुझे याद आ गई, बता देता हूं, सीड क्वालिटी के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, वहां पर हम ये कह रहे थे कि यहां पर सीड फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है, सीड फॉर्मेशन के लिए फास्फोरस होना जरूरी है, लेकिन सीड क्वालिटी के लिए, यानी कि क्वालिटी का मतलब हो गया एक तरह से चमक के लिए या सही ढंग से बीजों का निर्माण होने के लिए क्या जरूरी है, आपका जो फास्फोरस, ये पोटास है वो जरूरी है। ठीक है, तो इसकी भी बात हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम कहते हैं डिफिशियंसी, इनको मिटा देता हूं, डिफिशियंसी की बात कर लेते हैं। डिफिशियंसी क्या है, तो डिफिशियंसी एक तो देखने को मिलेगी, स्वाभाविक सी बात है कि
जो आपका स्ट्रेस है, ठीक है, चाहे वो ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी चीज जो आपका हम कहते हैं मुख्य रूप से डिजीज रेजिस्टेंस, ये भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो देखने को मिलती ही है। साथ में क्या होगा, अब ये नहीं होगी, ठीक है, तो रोगों का प्रकोप कम होगा, रोग कम लगेंगे, ठीक है, पौधे में क्या होंगे, रोग कम लगेंगे। एक सीड की क्वालिटी के लिए, तो इससे क्या होती है, सीड की क्वालिटी कम हो जाती है। इसके अलावा वाटर बैलेंस तो इसमें आ ही गया है, ठीक है, वाटर इम्बैलेंस। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है, ये दोनों चीजें तो यहां पर हो गई है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, एक चीज ये भी पढ़ रहे हैं कि टॉक्सिसिटी, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, तो टॉक्सिसिटी में ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये इसी के लिए नहीं, सबके लिए बता रहा हूं, टॉक्सिसिटी में एक न्यूट्रिएंट का ज्यादा हो जाना दूसरे न्यूट्रिएंट की कमी पैदा करता ही करता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कोशिका में एक क्या है, फिक्स जगह होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोशिका बहुत बड़ी है और मान लो उसमें नाइट्रोजन भर गया आके तो वो अपना आकार बढ़ा लेगी और फास्फोरस भी उसमें ले लेगी, ऐसा नहीं होता है। इसकी कोशिका की जो आकृति है वो फिक्स है, इसमें यदि अधिक मात्रा में नाइट्रोजन भर जाता है, ठीक है, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन भर जाता है तो दूसरे न्यूट्रिएंट जो कि कम मात्रा में उपलब्ध है उनकी क्या हो जाएगी, यहां पर कमी हो जाएगी, चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो पोटास हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, इनकी कमी हो जाएगी। हमेशा ये देखने को मिलेगा, कोई भी एक न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में ले लिया जाता है तो दूसरे की हमेशा क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है अधिक हो जाने के कारण, टॉक्सिसिटी हो जाने के कारण, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, सभी में होता है ऐसा, ऐसा क्या होता है, सभी में होता है। तो ये चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम एक क्विक रिवीजन के तौर पे इसको देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, भाई कौन कौन से आयंस के रूप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको बता दी, यहाँ पर नाइट्रेट है, अमोनिया है, यहाँ पर आपके H2PO4 माइनस है, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयन, आयरन, आयरन दोनों फॉर्म में प्राप्त होता है, ठीक है, मुख्य रूप से 2 फॉर्म में आता है लेकिन 3 में भी मिल जाता है, मैग्नीज 2 में आएगा, जिंक 2 में, कॉपर, बोरिक एसिड ये आपके न्यूट्रिएंट रूप में भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट फॉर्म है उसमें मिल रहा है, तो ये ध्यान रख लेना। मोलिब्डेनम MoO4-2 क्लोरीन माइनस के रूप में, तो ये सारे हैं, ये फॉर्म्स है। इसके अलावा पीएच की बात करें तो पीएच में यदि 6 से कम पीएच है, एसिडिक सॉइल है, तो आयरन, मैग्नीज, जिंक और कॉपर और बोरॉन ये क्या है, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमेशा क्या होती है, अधिकता होती है किसमें, अम्लीय माध्यम में, जो एसिडिक सॉइल्स हैं उनमें, ठीक है, लेकिन कमी किसकी होगी, कमी आपके इनमें माइक्रोब में मोलिब्डेनम की होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिडिक सॉइल में, ठीक है, एसिडिक सॉइल में कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी देखने को मिलती है, ठीक है, तो कमी किसकी होगी, डिफिशियंसी किसकी होगी, अवेलेबिलिटी कम किसकी होगी, मोलिब्डेनम की, ठीक है। बाकी ये तो दोनों कम होंगे ही, क्योंकि ये किस माध्यम में ज्यादा पाए जा रहे हैं, कौन सी जगह पर ज्यादा होंगे, तो जो एल्केलाइन सॉइल होती है वहां पर ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कमी होगी, ठीक है। आइडल रेंज है ये तो ठीक है। इसके अलावा 7.5 से ऊपर की बात करें तो इनकी कमी तो क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। फास्फोरस यहाँ भी देखने को मिल रहा है, फास्फोरस यहाँ भी देखने को मिल रहा है, इसका मतलब फास्फोरस इस वाली रेंज में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, ये आपका ठीक है। और बोरोन मोलिब्डेनम की यहाँ पर क्या हो जाएगी, अवेलेबिलिटी इंक्रीज, अच्छा हाँ इंक्रीज हो जाएगी, वहां पर डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन मैंने सारे आपको बता दिए, ठीक है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। प्रोटीन और एंजाइम के निर्माण में भाग लेते हैं, सारी चीजें मैंने बताई थी। डीएनए न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में भाग लेते हैं, सारी चीजें समझा दी थी। क्लोरोफिल के निर्माण में कैसे भाग लेता है, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। ये क्या है आपका
नाइट्रोजन है। इसका मतलब क्लोरोफिल ए हो, बी हो, चाहे कितने भी प्रकार के क्लोरोफिल हो, सब में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन दोनों का रोल होता है। मैग्नीशियम एक सेंटर एटम के रूप में देखा जाता है, ठीक है, और 4 4 5 रिंग्स, चारों ओर रिंग्स होती है, वो रिंग्स क्या होती है, नाइट्रोजन से मिलकर बनी हुई होती है। इसका मतलब 4 नाइट्रोजन देखने को मिलती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। इसके बाद में हम कहते हैं इनहांस करता है सूट और रूट डेवलपमेंट को, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण होगा तो उनकी जो है हाइट भी बढ़ेगी। डिले करता है एजिंग को, ठीक है, यानी कि जो पौधा जल्दी मैच्योर हो जाना चाहिए था उसमें टाइम लगने लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो है डिले कर देता है, जो आपके एजिंग है, वृद्धि अवस्था है, उसमें डिले करता है। इसके अलावा रोल इन द मेटाबॉलिज्म में एनर्जी में भी रोल होता है, एटीपी में, एनएडीपीएच में, ठीक है। अब आप कहोगे सर फास्फोरस का भी तो रोल होता है, तो फास्फोरस भी होता है दोस्तों, लेकिन साथ में नाइट्रोजन का भी रोल होता है। हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा रोल किसका होता है, फास्फोरस का, तभी हम यूनिट ऑफ एनर्जी फास्फोरस को ही मानते हैं, ठीक है। प्लांट की जो यूनिट ऑफ एनर्जी होती है वो किसको मानते हैं, फास्फोरस को ही मानते हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स की हमने बात कर ली, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, सबके निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इनका क्या काम होता है, ये ऑक्सिन इलोंगेशन को, शूट फॉर्मेशन को बढ़ाता है, सेल डिवीजन को डिले एजिंग करता है, जिब्रेलिन आपका इनहांस करता है स्टेम इलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। क्रॉप यील्ड की बात कर ली, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की बात कर ली, ये सारी चीजें हैं जो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की यदि डिफिशियंसी की बात करें तो डिफिशियंसी में एक चीज तो ये ध्यान रखना, क्लोरोसिस होती है, और वो भी कहाँ होती है, ओल्ड लीव्स पे, ठीक है। कहाँ होती है, ओल्ड लीव्स पे। यंगर लीव्स रिमेन ग्रीन, ठीक है, यंगर वाली जो नई होती है वो तो ग्रीन ही रहती है, ठीक है। लेटर सिम्टम डिफिशियंसी, बाद में दिखाई देते हैं डिफिशियंसी के सिम्टम, मेनली कहाँ दिखाई देंगे, लोअर लीव्स पे। ग्रोथ स्टंट यानी कि रुक जाएगी, रिड्यूस टिलरिंग और ब्रांचिंग, जो टिलर्स और ब्रांचेज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पर्पल कलर आ जाएगा, ठीक है। डिले द क्लोरिंग एंड फ्लावरिंग एंड फूड सीड फॉर्मेशन, इनमें डिले होगा। जो आपका ये है प्रीमेच्योर लीफ ड्रॉप है, जल्दी से ड्रॉप जो आपकी लीव्स है, पत्तियां हैं, वो गिर जाएगी, ठीक है। ये किसकी कमी से, नाइट्रोजन की कमी से होता है। तना कमजोर रहता है, अलग अलग डिफिशियंसी देखने को मिलती है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी आपके ज्यादा मात्रा हो जाने के कारण जो आपके वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज्यादा होती है। यदि नाइट्रोजन ज्यादा रहता है तो ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है, उसकी वजह से लॉजिंग देखने को मिलती है, ठीक है। क्या देखने को मिलती है, लॉजिंग। ये जो लॉजिंग है ये आपके क्या होती है, अधिक किसके कारण होती है, अधिक टॉक्सिसिटी के कारण, ज्यादा नाइट्रोजन होने के कारण देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो लॉजिंग वाली चीज है वो कहाँ लिखी थी मैंने, लॉजिंग आपके यहाँ पर, तो इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये चीज है, इसका भी आप ध्यान रखोगे। लॉजिंग के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मेच्योरिटी में डिले, ये भी मैंने बता दिया था। इसके बाद में रिड्यूस ग्रोथ, रूट ग्रोथ, ये भी मैंने बता दिया। पेस्ट एंड डिजीज ससेप्टेबिलिटी, ये भी मैंने बता दिया। टिप बर्न और टिप, ये क्या होता है, जब ज्यादा मात्रा होती है, ठीक है, तो जो आपकी लीफ होती है उसकी ऊपर वाली जो किनार होती है वो जलना स्टार्ट हो जाती है, वो जो है सूखी सूखी सी नजर आती है, ठीक है। ये ज्यादा होने की वजह से होता है। सॉइल एसिडिफिकेशन, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस होता है, ये बातें मैंने बता दी कि जब भी कोई न्यूट्रिएंट जो है ज्यादा मात्रा में होता है तो कहीं ना कहीं दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती ही है, ये स्वाभाविक है, ठीक है। तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पर कमी हो जाती है। नाइट्रेट एक्यूमुलेशन इन द लीव्स। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस एटीपी में एनर्जी ट्रांसफर में काम करता है, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रमोट रूट डेवलपमेंट करता है, फ्लावरिंग सीड फॉर्मेशन करता है, बता दिया था मैंने। सेल मेम्ब्रेन के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा जो है स्ट्रेस रेजिस्टेंस के लिए इतना जरूरी नहीं है, फास्फोरस पोटास ज्यादा जरूरी होता है। डिफिशियंसी की बात करें तो पर्पल लीव्स दिखाई देती है, ठीक है, ये एक मेजर डिफिशियंसी के लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। स्टंट ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है। वही बातें हैं सारी जो मैंने आपको बता दी है। कुछ कुछ चीजें आपको बेसिकली जो है यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी, जैसे मान लो ग्रोथ का कम हो जाना, तो ग्रोथ तो चाहे कोई सा भी न्यूट्रिएंट हो, कमी तो होगी ही, ठीक है। पत्तियां का कम होना, ठीक है, पत्ते जो पौधा है उसकी हाइट कम हो जाना, ये कुछ बेसिक लक्षण है जो कि आपको हर प्रकार के न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी में देखने को मिलेगा। इनको आप भी लिख सकते हो बेसिक को, लेकिन जो कोर चीजें हैं उनको पकड़ना जरूरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस देखने को मिलता है, ठीक है,
इसके बाद में डायरेक्ट हम पोटेशियम की बात करेंगे। पोटेशियम में देखो, एक तो वाटर इम्बैलेंस के लिए, बैलेंस के लिए जरूरी है, स्टोमेटा कंट्रोल करता है, एंजाइम मेटाबॉलिज्म की प्रक्रियाओं में भाग लेता है, इनहांस फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फ्लावरिंग फ्रूट और सीड क्वालिटी का ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ मेजर चीजें हैं जो इसी में देखने को मिलती है। एबायोटिक स्ट्रेसेज में ड्रॉट हो गया, फ्रोस्ट हो गया, सैलिनिटी हो गई, इसके टॉलरेंस के लिए क्या होता है, पोटाश जरूरी होता है। प्रिवेंट लॉजिंग को कम करता है। इसके अलावा लीप मार्जिनल क्लोरोसिस देखने को मिलती है, यदि इसकी कमी होती है तो टिप बर्न हो जाती है। लॉजिंग जो है वीक स्टेम हो जाता है। फ्लावरिंग और पुअर फ्रूट क्वालिटी देखने को मिलती है। डिजीज पेस्ट ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, ड्रॉट ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको किस में ध्यान रखनी है, पोटेशियम में ध्यान रखनी है। न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हर प्रकार की टॉक्सिसिटी में देखने को मिलता है, यहाँ भी होगा। ठीक है, इसके अलावा लीफ टिप एज स्क्रॉचिंग, जली हुई जो पत्तियां हैं वो नजर आएगी, और इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको वहीं पे नजर आएगी जहां पर इनकी कमी होगी या अधिकता की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आज की जो क्लास थी इसमें मुख्य रूप से हमने एन, पी और के की बात की है। ठीक है, इनके सभी फंक्शंस, इनकी डिफिशियंसी, इनकी टॉक्सिसिटी, ये इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, कि नाइट्रोजन के फंक्शन, डिफिशियंसी, उनकी टॉक्सिसिटी को बताइए। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से आते हैं। तो कैसा लगा आपको ये चीज बताना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।